हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है त्रियम प्रतियोगिता संस्थान में। आज दैनिक जागरण का 6 जून का न्यूज़पेपर हम लोग लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको। देखिए, कोरोनामीटर है। भारत की स्थिति, वृद्धि दर 35% के हिसाब से, और जो ठीक होने की दर अभी कुछ 48% थी कुछ समय पहले, अब वो 37% आ गई है। स्थिति थोड़ा सा बिगड़ती हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, लगभग 81,000 के आसपास। उसके बाद तमिलनाडु में है, फिर गुजरात और राजस्थान में। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो कुल एक्टिव केसेस 10,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। अन्य देशों की बात करी जाए तो रूस में सर्वाधिक 4.5 लाख से ऊपर केसेस हैं, फिर स्पेन का नंबर आता है, और फिर इटली का आता है 2,34,000 की संख्या के साथ, और 2,26,000 की संख्या के साथ भारत में भी इस समय तेज़ी से स्थिति खराब होती हुई। तो प्रयास चल रहे हैं सभी। आप लोगों से भी अनुरोध है, आग्रह है कि लॉकडाउन तो ख़त्म किया गया है, जो अनलॉक किया गया है, तो पूरी तरीके से अनलॉक ना हुई। लगभग जो दिशा निर्देश लॉकडाउन के समय मिले थे उनका पालन करते रहिए, और जितना संभव हो सके, बहुत ही ज़रूरी है तभी बाहर निकलिए, और सारे जो हम लोगों के दिशा निर्देश हैं जो मिले हैं शासन की तरफ से, उनको फॉलो करते रहिए। ठीक है, तो न्यूज़ पेपर चालू करते हैं हम लोग। चालू वित्त वर्ष में नई योजनाओं पर कुछ रोक लगेंगी, यानी कि कुछ नई योजनाएं, कई प्रस्तावित योजनाएं हैं। तो उस वित्तीय वर्ष में चूँकि कोरोना काल में काफ़ी खर्च भी हो चुका है ना, तो उस वजह से काफ़ी वित्तीय समस्याएं चल रही हैं। तो नई योजनाओं पर फ़िलहाल काम रुकेगा। सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना को आगे बढ़ाने पे जोर रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब इससे बन सकता है। तो किन दो योजनाओं पे खासा ध्यान दिया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, 27,548 करोड़ रुपए अप्रैल में सरकार का राजस्व रहा जो इकट्ठा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से भी राजस्व उस हिसाब से नहीं आ पाया है जितना आता था। उसके पीछे रीज़न कहीं ना कहीं कोरोना है। दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ अखबार दैनिक जागरण हो गया। इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन इनमा के 7 पुरस्कारों से ये सम्मानित हुआ है। तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हालांकि जिस पेपर को हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो 7 हैं, इनके सर्वश्रेष्ठ अखबार के खिताब के अलावा दक्षिण एशिया के अलावा अन्य अभियानों के लिए 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 विशेष सम्मानों से इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद सीमा पर तनाव खत्म करने को भारत और चीन तैयार हो गए हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है। आपसी तनाव को झगड़े में तब्दील ना होने देने के लिए सहमति बन गई है इन लोगों की। ठीक है, तो ये कहाँ पे, इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जो भारत चीन तनाव था LAC में था। कहाँ पे था? LAC में। बेसिकली 2 चीज़ें हैं। लाइन एक होती है LOC और एक है LOC। LOC क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, और LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जबकि LAC भारत और चाइना के बीच में। ठीक है, तो इसी को लेकर विवाद चल रहा था। यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लिए खबर है अच्छी, जो सिविल सेवा की प्रारंभिक यानी IAS की प्रारंभिक परीक्षा, उसकी डेट फिक्स कर दी गई है, 4 अक्टूबर को कर दी है। इसके अलावा जो पिछले साल के अभ्यर्थी थे उनके लिए उनका जो इंटरव्यू वगैरह है 31 मई निर्धारित था, वो भी 20 जुलाई से चालू होगा। तो इस तरीके से तो आपका ये मान के चलिए कि UPSC ने जब ये डेट निर्धारित करी है, तो उसके तुरंत बाद UPPSC भी अपनी डेट्स निर्धारित कर देगा, और PCS जल्द आपको देखने को मिल सकता है। मान के चलिए कि अगस्त या मिड अगस्त तक ये हो जाने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत ने कृषि सुधारों और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी कि IBC
में बदलाव संबंधी अध्यादेश को अधिसूचित किया है। ठीक है, तो अभी एक अधिसूचित जो ये अभी कल परसों के पेपर में मैंने बताया था आप लोगों को कि किसानों को उत्पाद का बेहतर दाम करने के लिए कहीं से भी फसल बेचने की छूट मिल सकेगी, उसी का ही ये एक सिस्टम है। ठीक है, तो कृषि सुधारों एवं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बदलाव संबंधी नियमों को इन्होंने अधिसूचित कर दिया। जल्दी इस पर अधिनियम भी बन जाएगा। और देखते हैं कौन सी ये देखिए, वही जो टीचर हैं उत्तर प्रदेश के 25 ज़िलों में एक साथ 13 माह तक नौकरी करती रही थी मैडम। 25 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में एक साथ नियुक्ति पा गई थी और 13 महीनों तक उन्होंने मानदेय भी हासिल किया था। इनका और शिक्षिका फिलहाल गायब है। ठीक है, इनका नाम यहाँ पर अभी नहीं सार्वजनिक किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तबलीगी जमात वालों में CBI जांच जरूरी नहीं, केंद्र ने कहा है। सीमित ट्रेनों के लिए भी नहीं यात्री मिल रहे हैं। ये हम लोगों के राज्यवार दिए हुए हैं जो कोरोना के केसेस हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में हत्या में 2 मामलों आरोप पत्र। 8 से माल और रेस्तरां में रौनक लौटेगी। 8 जून से ये भी खोल दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी इम्पोर्टेंट खबर जो देखिए इम्पोर्टेंट खबर जब मैं ये पेपर आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ तो हम लोग सिर्फ उन्हीं खबरों पे फोकस करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, बाकी न्यूज़ तो सब लोग इम्पोर्टेंट हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा। देखिए, सुरक्षा परिषद में विवादों के समाधान पर होगा भारत का जोर। ठीक है, ये हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। ठीक है, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र शिक्षा परिषद की सीड अभियान के लिए भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए विवरण पुस्तिका लॉन्च करी गई। एक लॉन्च करी है, मसौदा पत्र है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मसौदा पत्र जो जारी किया गया है वो किसने किया है? तो S रविशंकर जी ने किया है। उसमें भारत की भावी प्राथमिकताओं को 5S के तौर पर प्रदर्शित किया। ये पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है कि जो 5S के तौर पे उन्होंने किया गया है, ये 5S हैं क्या? बेसिकली ये 5S हैं क्या हमारे? तो यहाँ पे देखिए, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि, ये 5S हैं जिनको लेकर ये मसौदा जारी किया गया। ठीक है, ये मसौदा मौजूदा मल्टीलेटरल सिस्टम को बदलने की प्राथमिकता के तौर पर शामिल है और UNSC में अस्थायी सदस्य के तौर पर 2021 से जनवरी 2021 से अपनी नए पारी की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2 साल का कार्यकाल होता है और 17 जून 2020 को चुनाव है, जैसा को आप लोगों को विदित ही है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र से इकलौता दावेदार भारत है, तो चुना जाना मात्र औपचारिकता ही है। ठीक है, इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि UNSC में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ होता है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? उसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। उसमें कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। इन 15 सदस्यों में जो स्थायी सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 5 है। चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस है। शेष 10 सदस्य जो हैं वो अस्थायी हैं। शेष 10 सदस्य क्या हैं? अस्थायी हैं। भारत के साथ 5 नए देशों को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना जाना है। ऐसी इसमें 17 जून को है कि जो 10 अस्थायी हैं उसमें भारत तो चुना जाएगा, इसके साथ 5 और देश भी होंगे। ठीक है, तो भारत क्या है, कोविड-19 की लड़ाई में विकासशील देशों की मदद में भी सबसे ज़्यादा आगे आया है। इस वजह से भी यहाँ पर चीज़ें हैं। हालांकि चीन की तरफ झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इन लोगों का, लेकिन फिर भी अस्थायी सदस्य मिलने में कोई भी समस्या नहीं आ रही। चलिए आगे देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान की कोई ठोस कार्य योजना नहीं, कांग्रेस के पास तो खैर काम ही है। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर 17 जून को एक बैठक रखी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 17 जून को एक होगी जिसमें कोरोना वायरस ट्रैकिंग, आरोग्य सेतु ऐप, डाटा सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता
से संबंधित सूचनाओं पर चर्चा होगी, ऐसा माना जाता है, क्यों ये थोड़ा सा सूचनाएं लीक हो रही हैं, है ना। इसके बाद की आगे की खबरें देख लेते हैं हम लोग। मैंने कभी नहीं कहा कि दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दो, स्टेटमेंट ममता जी का है। तो ममता बनर्जी जी का ये स्टेटमेंट है। ओके, आगे की खबरें हम लोग देख लेते हैं। क्या ऊंचाई पे हाफ रहा है कोरोना, तो उस कारण हो सकते हैं। तिब्बत में संक्रमण काफ़ी कम है, पहली बार एक दिन में 10,000 से ज़्यादा मामले आए हैं भारत में। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 1.5 महीने में 4 गुना स्वस्थ होने वाले मरीजों की रफ्तार हुई है। ये थोड़ा अच्छा एक वो है। इसके बाद ICAR के वैज्ञानिक, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट खबर लग रही है। ICAR के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की दवा बनाने के काफ़ी नज़दीक दिखाई पड़ रहे हैं। ICAR क्या है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ शोध चला। RNA व DNA वायरस के खिलाफ कारगर साबित दवा हुई है इनकी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत आने वाले राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की दवा बनाने के करीब पहुंचने का दावा किया है। एंटीवायरल दवाइयाँ यहाँ पर बनाई जा रही है, तो इन्होंने ऐसा कहा है कि हम लोग काफ़ी करीब पहुंच गए हैं उसके। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या बनता है आपका, ICAR के तहत आने वाला जो हमारा NRCE है, ठीक है। कौन सा है? NRCE है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। उन्होंने ये चीज़ें कही हैं, एंटीवायरल दवाइयाँ बनाते हैं। इनके उप महानिदेशक कौन है? डॉक्टर BN त्रिपाठी। डॉक्टर BN त्रिपाठी ने बताया कि एक मिश्रण VTC NTC1 में जो मुर्गी के भ्रूणों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन बाई जो ब्रॉडकास्ट वायरस के खिलाफ न केवल पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की, बल्कि उनके भ्रूण जो थे उनके विकास को भी समान रखा है। इसके अलावा एक अन्य वायरस कौन सा है? NDV RNA वायरस है, और बफेलो पॉक्स जो ये DNA वायरस है उसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। VTC NTC1 कोविड-19 के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है। तो ये इस दवा का नाम है, जो उन्होंने टेक्निक बनाई, जो फार्मूला बनाया। दवा का नाम तो नहीं कहना चाहिए, जो फार्मूला बनाया उसका नाम है। बेसिकली ये प्रोटीन को टारगेट करके एक होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी के थ्रू एक एंटीवायरल दवा बनाती है। तो वही चीज़ें हैं ये। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। काम की तलाश में दीवारों पे नंबर लिख रहे हैं। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि पंजाब में प्राइवेट का छूटने लगा मुंह, सरकारी स्कूलों में बच्चे भेजे जा रहे हैं इस समय। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मदुरई की सैलून संचालक की बेटी UNADAP की गुडविल एम्बेसडर बन गई हैं। ये नेत्रा है, इस बच्ची का नाम है नेत्रा। कोरोना संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद के लिए इन्होंने क्या किया, अपने जीवन भर की कमाई खर्च कर दी। मदुरई के सैलून संचालक C मोहन को उनके पुण्य का प्रतिफल मिल गया। तो कौन थे वो? जो सैलून चालक थे C मोहन थे, ठीक है, मदुरई के। उनकी बेटी का नाम है M नेत्रा, ठीक है। उनकी बेटी का नाम है M नेत्रा। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए बढ़ाए गए हाथ को यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने सम्मान से थामते हुए यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNDP का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया है। और ये बच्ची कक्षा 8 की छात्रा है, 13 वर्षीय नेत्रा है। 1 लाख रुपए की इनको छात्रवृत्ति भी मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया था, लॉकडाउन में लोगों की मदद के लिए अपनी पूरी बचत खर्च कर दी थी, ठीक है। इस वजह से UNDP ने जो है इनको अपना गुडविल एम्बेसडर बना दिया है, ठीक है। लगभग इनके अपने पिता से प्रेरणा लेकर ज़िंदगी भर की कमाई 5 लाख रुपए लगभग थी, वो खर्च करके करीब 600 परिवारों की मदद करी थी। इनके काम की प्रशंसा
प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में करी थी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी अच्छा जज्बा इस बच्ची का लोगों की हेल्प करने के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। HCQ पर सवाल उठा के पीछे हटे विशेषज्ञ। लॉन्सेट में लेख लिखने वाले 3 विशेषज्ञों ने अध्ययन वापस ले लिया है। चलिए क्या था, प्रभावी मेडिकल पत्रिका लॉन्सेट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि लॉन्सेट क्या है ना, क्योंकि खबर में है लॉन्सेट क्या है। तो लॉन्सेट क्या है, हमारी एक मेडिकल पत्रिका है, एक मेडिकल पत्रिका है। उस मेडिकल पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने HCQ भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। HCQ, तो HCQ क्या है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन ये HCQ का नाम है, शॉर्ट फॉर्म है। वही जो कोविड-19 के खतरों के लिए अभी अमेरिका ने मंगाई थी, भारत से आयात करवाई थी, ठीक है, जिसकी जोरदार वकालत करी थी। तो इन लोगों ने ये एक स्टेटमेंट दिया था इस पत्रिका में कि ये मौत के खतरे को बढ़ा देती, राइट। तो अब इन लोगों ने ये वापस ले लिया है, जो 3 लेखक थे, है ना, उन्होंने ये वापस ले लिया है। तो इसको लेके थोड़ा सा इस समय चल रहा है, क्योंकि ट्रंप ने समर्थन दिया था, ये मलेरिया रोधी दवा है, तो ये आंशिक रूप से विवादास्पद थोड़ी सी रहेगी। लॉन्सेट ने अभी कहा है कि ये निहितार्थ था उनका प्रकाशित अध्ययन के। तीनों लेखकों ने कहा कि डाटा प्रदान करने वाली कंपनी सर्जिफेयर सदन समीक्षा के लिए डाटा सेट हस्तांतरित नहीं करेंगे थे। ऐसे में प्राथमिक डाटा स्रोतों के सत्यापन के लिए वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये था। तो पत्रिका का नाम यहाँ पे बस इम्पोर्टेंट है, लॉन्सेट है, ठीक है। और अच्छा, WHO ने क्या किया था, जब लॉन्सेट ने अध्ययन जारी किया था, इन लेखकों ने ये अध्ययन इसमें लिखा हुआ था, तो उसके बाद से WHO ने इस पर परीक्षणों को रोक दिया था, ठीक है। लेकिन अब ये चालू हो गया। इसके अलावा जो हार्वर्ड मेडिकल के मनदीप मेहरा थे, उन्होंने भी कहा कि सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किया डाटा स्रोत इस काम के उपयुक्त है या नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया उनके। चलिए आगे देखते हैं। यात्रा संचालन के पक्ष में नहीं, गंगोत्री यमुनोत्री में भी यात्रा संचालन नहीं चालू हो पाया है। माँ पीताम्बरा के दर्शन जो है ई-पास के द्वारा ही हो सकते हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू में अमरनाथ यात्रा की पूजा शुरू हुई है, ठीक है। ऑनलाइन बाबा बर्फानी के दर्शन हो रहे हैं इस समय। वहाँ यात्रा के पौराणिक मतलब यात्रा स्टार्ट अभी नहीं करी जा सकी है, तो ऐसा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या है कि श्री अमरनाथ यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंदनवाड़ी पहलगाम में लिद्दर दरिया के किनारे प्रथम पूजा अर्चना के साथ आरंभ मानी जाती है, और रक्षाबंधन के दिन यानी कि श्रावण पूर्णिमा के दिन अंतिम दर्शन होता है। लेकिन अभी तिथि का फैसला नहीं हो सका है कोविड-19 के खतरे के चलते हुए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि कब स्टार्ट होती है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंदनवाड़ी पहलगाम में लिद्दर दरिया के किनारे प्रथम पूजा अर्चना के साथ होती है, और समापन कब होता है, रक्षाबंधन के दिन होता है, श्रावण पूर्णिमा को अंतिम दर्शन, ठीक है। चलिए, तो भगवान बालाजी का मंदिर भी 11 जून को हुआ था। इंदौर से बंगाल जाना तो सोना लौटाओ, इनो से ले जाओ सोट पाउडर लहसुन से 5 दिन में कोरोना हार रहा है। चीन की सीमा निगरानी को ITBP के 2 नए कमांड सक्रिय हुए हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल जो इसमें भारतीय पक्ष जो है, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी भारतीय पक्ष का इसमें नेतृत्व ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कोरोना की आड़ में चीन जो है दक्षिण चीन सागर में गतिविधियां भी इस समय बढ़ा रहा है, तो ये भी थोड़ा सा खतरनाक विषय बनता जा रहा है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व हरिंदर सिंह जी ने किया। लिपुपास में चीन सीमा पर ITBP काफ़ी सतर्क है। तो ये स्थान का नाम पिथौरागढ़ के पास, हम लोगों को याद रखना, लिपुपास में ये चीज़ हो रही है, ठीक है। इसके अलावा और परीक्षा की दृष्टि से तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट है। नेलांग में हिम प्रहरियों की चौक नज़र
बंगाल में एम्फन तूफान आया था, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भाजपा नेता सोनाली फोगाट ने मंडी सचिव को पीट दिया है। खैर पेपर में इससे कोई मतलब नहीं, ये आपके संपादकीय हैं। देखिए अब की जो मेंस आना चाहिए, मेंस में जो या कहीं पर भी जो ऐसे टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, मेंस पीसीएस का हो या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह आदि में हो, तो स्कूलों की भूमिका पर अब की काफ़ी आएगा, लिखने को आ सकता है एक ऐसे टाइप में स्कूलों की भूमिका, यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली चल रही है इस समय, इसके पक्ष विपक्ष में एक अच्छा खासा बन सकता है। कोरोना पे तो रह ही सकता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा संपादकीयों में ज़रूर देखिएगा। मैं कुछ टॉपिक स्टार्ट करूँगा कुछ दिनों के बाद जो संपादकीय की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, तो जल्दी उस पर भी काम करते हैं हम लोग। ये देखिए, अंतरिक्ष में निजी उड़ान का भविष्य है, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। अभी क्या हुआ था, एक निजी उड़ान की मदद से 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचे हैं, और किस की मदद से पहुँचे हैं, तो स्पेस एक्स जो एक प्राइवेट अंतरिक्ष उड़ान है वहाँ पर पहुँचे, ठीक है। रियल के लिए वर्चुअल का सहारा, हो सकता है यही है इस समय, वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स, सब कुछ वर्चुअल ही होता है। SBI के सिर्फ 22% ग्राहकों ने उठाया मोरेटोरियम का फ़ायदा। मोरेटोरियम क्या होता है, यहाँ पे ये जानने वाली चीज़ है। तो जैसे EMI ड्यूज़ होती हैं कि अगर कोई हम लोग लोन लेते हैं या किसी भी चीज़ को किस्त पे ख़रीदा गया है, तो हमको एक निश्चित रकम हर महीने देनी होती है, जिसे हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं, वो EMI के रूप में उसको जाना जाता है। तो इस लॉकडाउन के समय में मॉरिटोरियम का एक वो दिया था, अर्थात 2 या 3 महीने का उन्होंने ये किया हुआ था कि किस्तें नहीं ली जाएंगी, वो बाद में एडजस्ट करी जाएंगी, तो ये मॉरिटोरियम होता है। तो SBI ने कहा है कि उनके सिर्फ 22% ही कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है। नए ऑर्डर के साथ MSME यानी कि लघु एवं मध्यम उद्योग वर्ग का पहिया घूमने लगा। अभी नया ऑर्डर मिला, 50,000 करोड़ रुपए तक की योजनाएं अभी सरकार ने चलाई हैं। काफ़ी कर्ज आ चुका है पाकिस्तान के ऊपर। इस समय सरकारी कर्मियों का वेतन खर्च स्थिर रखे पाकिस्तान, ऐसा IMF ने कहा है। अर्थव्यवस्था के आकार का 90% तक पहुंच चुका है देश का सार्वजनिक कर, यानी कि एक तरीके से अगर कहा जाए तो सही बात लिखी, कर्ज लेकर घी पीने वाले पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आईना दिखा दिया। सार्वजनिक कर्ज का बढ़ता बोझ राजकोषीय स्थिति को बेहतर बनाने की सलाह दी गई, और ये तभी स्थिर हो सकता है जब सरकारी कर्मचारियों का वेतन स्थिर रखा जाए और प्राथमिक घाटा कम कर दिया जाए। विकट आर्थिक हालात से गुजर रहा है हमारा पाकिस्तान। IMF की 2 मांगे हैं, हालांकि पाकिस्तान इनको मंजूर करने की स्थिति में नहीं है। G20 देशों से कर्ज राहत की मांग में पाक के फैसले के कारण IMF ने उसे सरकारी कर्मियों को वेतन स्थिर करने के लिए मांग को कहा है, ठीक है। पाकिस्तान सरकार ने अभी ये किया है कि इनके पास 67,000 से अधिक खाली पद पड़े हैं, उनको समाप्त करने के लिए तैयार है। इनकी सबसे अच्छा IMF की सबसे अहम मांग ये थी सरकार का प्राथमिक बजट घाटा जो है उसके लक्ष्य की घोषणा करनी चाहिए, जो 184 अरब रुपए, यानी कि अगर पाकिस्तान की GDP देखा जाए तो उसका 0.4% है, जबकि इस समय 1.9% होना चाहिए उसका लगभग, ऐसा इनका कुछ है। तो खैर ये इतना है। फ्लैट का दाम नहीं घटने के पीछे आयकर कानून, फसल खरीदने को हिमाचल पहुंचने लगे व्यापारी। अभी एक कल या परसों के पेपर में मैंने बताया था आप लोगों को कि आम भेजे गए हैं UAE में, ठीक है, UAE के लिए। तो इस समय फलों की आड़ती काफ़ी तैयार हो रही है। कृषि आय से संबंधित अध्यादेश अधिसूचित हो गया है, इसकी खबर हम लोग पढ़ चुके हैं। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में देखिए 2 खबरें एक साथ इम्पोर्टेंट हैं। पहले हम लोग रिलायंस वाली पढ़ लेते हैं। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 7वां सबसे बड़ा निवेश हुआ है पिछले 1.5 महीने के भीतर। मुकेश अंबानी नियंत्रित जो REL है, यानी कि RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
उसने जियो प्लेटफॉर्म में 7 बड़े निवेश की घोषणा करी है। 9,093.60 करोड़ के निवेश संबंधी सौदा किया है उन्होंने, और इसके निवेश वाले 1.8% शेयर मिलेंगे जियो प्लेटफॉर्म के। किस कंपनी के साथ है, तो वो सिल्वर लेक पार्टनर्स और उनकी सहयोगियों ने। किसने? सिल्वर लेक पार्टनर, उनकी सहयोगी कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में से 4546.80 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला किया है। ठीक है, तो कुल निवेश कितना हो जाएगा? लगभग 10,202.55 करोड़ रुपए का कुल निवेश हो जाएगा, और कुल मिलाकर अब तक 92,202.15 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश रिलायंस जियो में हो जाएगा। और इससे पहले भी 22 अप्रैल को फेसबुक के साथ फेसबुक इंक ने इनसे 45,573 करोड़ रुपए में 9.9% हिस्सेदारी खरीदी थी। सिल्वर लेक पार्टनर्स ने खरीदी थी। ठीक है, तो KKR, जनरल एंटलेक, ये सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये लिया हुआ है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में सबसे बड़े निवेश किए। हुबली कर्नाटक में स्थित है हुबली स्टेशन, इस पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी तक गया था फिर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर है, पहले खड़गपुर था। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दुनिया का गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। दक्षिण पश्चिम रेलवे स्टेशन है SWR के मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा गया है कि इसकी लंबाई, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 लंबाई है, उसको बढ़ाकर ये 550 से 1400 मीटर कर देंगे और 10 मीटर चौड़ा होगा। इस समय क्या है कि जो गोरखपुर है ना, उत्तर पूर्व रेलवे का गोरखपुर मुख्यालय का जो प्लेटफॉर्म है, वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है पूरे विश्व का। 1366 मीटर उसकी क्या है? लंबाई है। लेकिन अब क्या प्लान किया जा रहा है? ये देखिए, लंबाई 1400 मीटर करने का इनका प्लान है। तो हुबली में जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी है। लगभग 1400 मीटर की इसकी लंबाई रहेगी। वर्तमान में जो गोरखपुर है उसकी कितनी है? 1366 मीटर है। ठीक है, रेल लाइन का दोहरीकरण इसमें किया जाएगा, और जो कुल प्लेटफॉर्म है वो 5 से 8 किए जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कौन बनेगा? हुबली बनेगा। कहाँ है ये? कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। जो लाइट थे हमारे श्वेत नागरिक, उनकी हत्या की गई थी। ठीक है, उसी के उसमें ये चल रहा है। ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या में गांधी की प्रतिमा पर भी जो है हमला हुआ है। ठीक है, जर्मनी में देखिए द्वितीय विश्व युद्ध काल का बम मिला है। 500 किलोग्राम वजनी बम है। ठीक है, और डिफ्यूज़ करने का विशेषज्ञों की टीम जुट गई है। हज़ारों लोगों का, आप कल्पना कीजिए कि 500 किलोग्राम वजन का बम मिला है जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, शिक्षकों की हालत ख़राब है भाई। पाकिस्तान में बम धमाकों में 2 शिक्षकों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये खबर हो गई। वैक्सीन अलायंस में मदद देने का भारत ने वादा किया। तो ब्रिटेन में गुरुवार को वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटेन में गुरुवार को वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 2020 का, तो ये ब्रिटेन में हुआ। कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, 50 से भी ज़्यादा देश प्रतिनिधि, कारोबारियों आदि ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन अलायंस गावी GAVI को मदद देने के लिए का वादा किया। अगले 5 साल में 80 लाख ज़िंदगी को बनाया जा सके। तो यहाँ पर किसके लिए किया? गावी के लिए। वैक्सीन अलायंस क्या है हमारा? गावी है, GAVI। ठीक है, गावी ये वैक्सीन अलायंस है। इसके लिए 80 लाख ज़िंदगी बचा सके, इस वजह से इन्होंने हेल्प करने के लिए बोला है। और पूरी दुनिया में वैक्सीन पहुंचाने के सामूहिक स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य सुधार जो है सुनिश्चित हो सकेगा। धरता पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। ठीक है,
तो और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सहयोग समर्थन के बारे में जो संदेश सुना तो उससे बहुत ही खुश हैं। उन्होंने कहा कि कम कीमत में वैक्सीन बनाने की भारत की क्षमता और अनुसंधान की विशेषज्ञता उसमें बेहद अहम भूमिका निभाई। ठीक है। सम्मेलन में खास बात ये रही कि इसमें 7.4 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन करीब 8.8 डॉलर का लक्ष्य रख लिया गया। ठीक है। वुहान में 3 आखिरी रोगी भी कोरोना वायरस से उभर गए हैं, तो रोग फैलाकर वो उभर चुका है। ऑपरेशन ब्लू स्टार डिजिटल पाकिस्तान में 90,000 में से कोई भी थेन आनमन चौक नरसंहार के पीड़ितों को सम्मानित करे तो केली मैकरैनी है। इन्होंने व्हाइट हाउस में 1989 के थेन आनमन चौक नरसंहार से जुड़ी घटनाओं के दौरान मारे गए, हिरासत में लिए गए और लापता लोगों का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराने की चीन से गुजारिश करी है, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि उनको सम्मानित भी करे। तो व्हाइट हाउस की तो यहाँ पे ये खबर है किस घटना के लिए कहा गया है, तो 1989 में थेन आनमन चौक नरसंहार से जुड़ी हुई घटना है। ठीक है। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है CCP द्वारा ये काम हुआ था, अपनी हत्या चीनी सैन्य नागरिकों का नरसंहार किया गया था, उसके बारे में ये खबर है। चुनाव अभियानों को हैक करने की हुई कोशिश, ऐसा बोला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री से कहा मेरी घास से दूर हटो, एक वहाँ की घटना है। वही उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में एक साथ 13 माह तक नौकरी करती रही थी ये। ठीक है। इनका खबर में देखते हैं इनका नाम है कि नहीं है, अनामिका जी। ठीक है। रायबरेली में भी थी ये। तो ये अनामिका नाम है शिक्षिका का, और कस्तूरबा गांधी विद्यालय के एक साथ 25 कस्तूरबा गांधी में। तो ये संभव अकेले तो इनके बस का है नहीं, कई लोग मिले हो सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल डाटाबेस बनाया गया, तब ये पता चला कि अनामिका शुक्ला नाम की युक्ति साइंस टीचर के रूप में तैनाती है रायबरेली, बागपत, सहारनपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, अमेठी, अम्बेडकर नगर 25 जिलों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर और मानदेय के रूप में 22,000 रुपये दिए जा रहे थे। फरवरी 2020 तक भुगतान भी दिया गया, बताइए। ठीक है। 27 वर्ष की उम्र है, गोंडा से भी तक की इन्होंने पढ़ाई करी है, और जितना एक शिक्षक कमाता है एक उसमें, तो 13 साल की कमाई एक साथ उन्होंने कर ली। राजस्थान में, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में संपत्ति कार्ड जारी होगा। राजस्थान में क्या होगा, संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा। राजस्थान सरकार इस कार्ड को जारी करेगी। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि संपत्ति कार्ड जारी करेगी कौन करेगा, राजस्थान सरकार करेगी जारी। चलिए, चीटिंग करती रही टीचर, टीचिंग नहीं चीटिंग करते रहे। नोटिस का जवाब ना देने पे चीन की मोबाइल कंपनी वीवो के बारे में काफ़ी चल रहा है इस समय। ठीक है। चीन की मोबाइल कंपनी वीवो है, उत्तर प्रदेश में एक ही IMEI नंबर पर लगभग 13,500 मोबाइल फ़ोन चलाने की घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी। एक ही IMEI नंबर पर पूरे देश में, पूरे यूपी में 13,557 मोबाइल कंपनी चल रही थी, और डिटेल भी ले रहे थे जियो कंपनी से इन मोबाइलों के। तो ये बहुत ही व्यापक घटना है। तो इस मुकदमा पर, इस कंपनी पर मुकदमा दर्ज किया गया है साइबर सेल की तरफ से, है ना। घटना कहाँ से हुई थी कि ADG ऑफिस में तैनात दरोगा आशाराम थे, उन्होंने 9 मार्च 2017 में वीवो कंपनी का मोबाइल खरीदा था। मोबाइल जब ख़राब हुआ तो 24 सितंबर 2019 को सर्विस सेंटर पर सही कराने के लिए दिया। स्क्रीन डिस्प्ले FM बोर्ड बदलने की बात कह के 2650 रुपये लिया। घर पर जब आके देखा तो मोबाइल का IMEI नंबर बंधा हुआ था, इसलिए उन्होंने शिकायत ADG से करी और साइबर सेल में इसका मुकदमा चालू है। ठीक है। भगवान जगन्नाथ यात्रा चालू हो रही है। भगवान जगन्नाथ का स्नान यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। स्नान, देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन
सुभद्रा और भाई बलराम को स्नान कराया गया। इसे जल यात्रा भी कहते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ये देवता स्नान में के बाद 15 दिन का स्वास्थ्य लाभ लेंगे और फिर इनकी रथ यात्रा निकलेगी। तो भगवान कृष्ण बेसिकली ही भगवान जगन्नाथ हैं, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, राइट। संघ का आरएसएस लद्दाख नाम से कोई भी ट्विटर हैंडल नहीं है। एक बात चल रही थी आरएसएस लद्दाख नाम से ट्विटर हैंडल था, लेकिन सरसंघ जो जोशी हैं यहाँ के, उन्होंने इनके प्रवक्ता उन्होंने इस बात से इनकार किया है। बार्सिलोना जीत लेगा ला लीगा खिताब, ऐसा दावा कर रहे हैं। बंगाल में मास्क की आड़ में लुटेरों ने बैंक से 18 लाख रुपए लोगे। अब तो सभी लोग मास्क लगाए हैं, है ना, मुंह में मास्क लगा रहे हैं। कुछ लोग इसकी आड़ में अपराध भी कर रहे हैं। बंगाल के हुगली जिले में उत्तरपाड़ा में दिन दहाड़े मास्क की आड़ में हथियारबंद लुटेरों ने यूनियन बैंक की उत्तरपाड़ा शाखा से 18 लाख लूट लिए। खैर ये पेपर के हिसाब से कोई भी वो नहीं है। ऑनलाइन गेम पबजी पर सेफगार्ड, पबजी जो ऑनलाइन गेम है इस पर काफ़ी वो चल रहा है पुराना, तो अब सेफगार्ड लागू करेगी केंद्र सरकार, ठीक है। इससे नुकसान पर होने को रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार इसी माह इस पर सेफगार्ड लागू कर रही है। क्या है कि बच्चे एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा नहीं खेल सकेंगे ये गेम, और 2-3 घंटे के बाद कुछ अंतराल ज़रूर किया जाएगा। वैसे लोगों के लिए भी कुछ नियम बनाए जा रहे हैं, और उनके सबसे इम्पोर्टेंट नियम क्या है कि जो परिजन होंगे उनके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, ठीक है। तो केंद्रीय संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त निदेशक धवल गुप्ता ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपने जवाब में जानकारी दी, ठीक है। तो ज़रूरी भी है पबजी गेम पे इस तरीके का लड़ना। आगे आते हैं शाह फैसल मदनी पीरजादा। घर बैठे विराट कोहली ने 3.6 करोड़ कमाए, ICC ने चुप्पी तोड़ी 5 वर्षों में। हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 5 वर्षों में देश में विकसित 200 वन किए जाएंगे। शहरी वन योजना के तहत इनका विकास होगा। प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया कि बेहतर नगर वन तैयार करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, नगर वन, यानी कि नगर वन का मतलब क्या है कि शहरों में हम लोग पेड़ लगाएंगे, राइट। शहरों में हम लोग पेड़ लगाएंगे तो वो नगर वन कहलाएगा, ठीक। और अब क्या एक ये सिस्टम किया जा रहा है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अर्बन फॉरेस्ट मुहिम का प्लान कर केंद्रीय वन प्रकाश मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये बात कही इसकी, है ना, इस चीज़ के बारे में कही, और ये सारी योजनाएं बनाई कि जंगल और जैव विविधता लगभग दोनों ही ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस केंद्र सरकारों में फिर से जंगल विकसित करने की एक पहल शुरू करेगी, ठीक है। इसके अंदर 200 नगर वन विकसित किए जाएंगे और राज्यों से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। पर्यावरण दिवस पे हुआ था, वर्चुअल आयोजन ही हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें काम है। UNSCCD के कार्यकारी निदेशक भी हैं, उन्होंने भी ये थियाव है, उन्होंने भी कहा कि प्रकृति को हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अब हमें प्रकृति की ज़रूरत है, ऐसा मान्यता है, ठीक है। अब नया केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून के माध्यम से सुझाव मांगे। अब पेड़ काटे नहीं जाएंगे, बल्कि पेड़ क्या होंगे, रीप्लांट होंगे, यानी एक स्थान से दूसरी जगह पे उठाकर लगा दिए जाएंगे, रीप्लांट कर दिए जाएंगे, ठीक है। चंडीगढ़ में सबसे पहले इसको पेड़ों को रीप्लांट करने का एक पहल हुई है, ये उदाहरण है। तो 50 से 70 साल पुराने पेड़ भी काटने के बजाय क्या कर दिए, रीप्लांट कर दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि नगर निगम के बागवानी विभाग में कई पेड़ किए गए हैं जो लोगों को फिर से छाया कहा जा रहा है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्री मैन जो कहे जाते हैं, ट्री मैन कहे जाने वाले पर्यावरणविद कौन है, राहुल महाजन। तो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि ट्री मैन कौन है, तो पर्यावरणविद राहुल महाजन है। उन्होंने ही सबसे पहले ये चीज़ कही थी 2016 में कि सड़क किनारे गिरे पेड़ को एक रिप्लांट किया गया था, है ना। तो इस तरीके तो राहुल महाजन ट्री मैन है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। 1 लीटर से कम पानी की प्लास्टिक बोतलें कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित होंगी। विश्व पर्यावरण दिवस ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है हिमाचल में। हिमाचल में 1 लीटर से कम पानी की बोतलें क्या हो जाएंगी, जो प्लास्टिक की हैं वो प्रतिबंधित रहेंगी, ठीक है।
देखिए जो एक दर्दनाक घटना हथनी वाली हुई थी, उसमें केरल में एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 8 वर्षों में देश में 750 बाघों की मौत हुई है। और ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बाघ देखिए हम लोग जानते हैं टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, एमपी को कहते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मरे भी वहीं पर हैं, 173 बाघ मरे हैं। ठीक है, प्रदेश में मारे गए हैं। बाघों की मौत के मामले में दूसरे स्थान पे कौन है, हमारा महाराष्ट्र है, जबकि जहां 125 बाघों की मौत हुई। तो ये नंबर याद रखिएगा, एमपी में 173 बाघों की मौत हुई और महाराष्ट्र में 125 बाघों की मौत हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ की मौत दुर्घटना से हुई है, कुछ की नेचुरल हुई है। कर्नाटक में 111, उत्तराखंड में 88, तमिलनाडु असम में 54, ये यहाँ पे डाटाज दिए हुए हैं। खैर ये सबसे ज़्यादा और या फिर नंबर 2 उस पर पूछ दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार ने RTI के बीच में ये जानकारी दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये फैक्ट भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि इस समय जो बाघों की संख्या है वो कितनी है, 2976 है। इस समय बाघों की संख्या कितनी है, 2976 है, जो कितनी बढ़ गई है, +750 हो गई। पहले कितनी थी, 2226। तो 2226 से बढ़कर कितनी, 750 बढ़ गए। इस समय बाघों की संख्या कितनी है, 2976 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं हम लोग जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने, हमारा कानपुर IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने एक नया उपकरण विकसित किया है जो 2 मिनट में प्रदूषित तत्वों की पहचान कर लेगा। इम्पोर्टेंट है, 2 मिनट में प्रदूषित तत्वों की पहचान करने वाला नया उपकरण किसने विकसित किया, IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने विकसित किया। PM2.5 PM1 यानी कि पर्टिकुलर जो होते हैं वन समेत अन्य कणों के अंदर मेटल्स, ऑर्गेनिक और अन्य पदार्थों की जानकारी ये दे सकता है। ठीक है, तो अति सूक्ष्म दूषित कण होते हैं, उनको PM स्केल में नापा जाता है। PM2.5 यानी कि 2.5 से नीचे जो स्थान पर है। फिर PM1, उनकी वजह से क्या है, अगर फैल रहा है तो ये तकनीकी उन सूक्ष्म कणों का अध्ययन करके 2 मिनट में आपको बता देगी कि ये कौन से कण हैं। पहले इसमें 2.5 से 3 महीने लग जाया करते थे। ये उपकरण सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सचिदानंद त्रिपाठी उनकी टीम ने बनाया है, और यही टीम है जो यूपी और कई जगह वायु प्रदूषण पर कार्य कर रही है। ठीक है, इसी टीम ने मास स्पेक्ट्रोमीटर, मेटामाइक्रोमीटर के साथ असेंबल्ड कर रियल टाइम डाटा एनालिसिस डिवाइस भी बनाया हुआ है। ठीक है, 3 स्थानों पर सैम्पलिंग हो रही है इस रियल टाइम डेटा एनालिसिस डिवाइस की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से IIT दिल्ली समेत 3 स्थानों पर लगाया गया है। ठीक है, तो कूड़ा कबाड़ हो गया, लकड़ी हो गया, बायोमास हो गया, इन सबसे जो होने वाली हमारी वो है प्रदूषण फैलने वाला है, उस पर आधारित ये बताएंगे, निकाले। देखिए, ट्रायोन की संधि के 100 साल हो गए हैं प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये लाइन है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1920 में हुई ट्रायोन की संधि की 100वीं वर्षगांठ है और हंगरी में सैनिकों के सम्मान में आयोजित किए गए था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, वो ट्रायोन की संधि हुई थी। कब हुई थी, 1920 में हुई थी। ये ध्यातव्य ज्ञातव्य है, और इसको कायदे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायोन की संधि, क्योंकि 100वीं वर्षगांठ 2020 में हुई है। ठीक है, फ्रांस के ट्रायोन डी वर्सल्स में ग्रैंड पैलेस में हुई थी ये संधि। ये संधि कहाँ हुई थी, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये संधि कौन सी थी, ट्रायोन की संधि थी, 1920 में हुई थी। कब हुई थी, कहाँ हुई थी, फ्रांस के ट्रायोन में डी वर्सल्स के ग्रैंड पैलेस में हुई थी। ऑस्ट्रिया और
में संधि हुई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी का समाज का जो साम्राज्य था उसका पतन हो गया था इसके बाद। तो ये खबर थी। व्हाट्सएप का प्रतिद्वंदी सबसे बड़ा कौन सा है? टेलीग्राम है। कई सारे उसने आकर्षक फीचर्स जोड़ दिए हैं। इस समय टेलीग्राम काफ़ी फेमस हो रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा। टेलीग्राम में वीडियो एडिटर, टू स्टेप वेरिफिकेशन, एनिमेटेड स्टिकर, स्पीकिंग GIF, नए फीचर्स, ये सब कुछ ऐड कर दिया गया। और काफ़ी, अगर आप लोग यूज़ करके देखें उसको, टेलीग्राम को, तो व्हाट्सएप से ज़्यादा फीचर्स हैं इसमें। पढ़ने वालों बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, क्विज़ और ये सारी चीज़ें बहुत ही स्टाइलिश वहाँ पे अपडेट होती हैं। अगर आप हम लोगों के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप से, तो उसमें डेली हम लोग जो क्विज़ेस कराते हैं वो भी एक टेलीग्राम का नया सीक्वेंस। ठीक है, तो ये आज का पेपर था। ठीक है, जो 6 जून का था। कल हम लोग 7 जून के पेपर के साथ फिर से आएंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आपको, लगभग पूरा पेपर पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, उसको नोट कर लिएगा। और आप करंट के नोट डेली बनते जाएंगे। मान के चलिए कि लगभग 70% प्रश्न आपको इसी से मिल जाएंगे आगामी परीक्षाओं में। अन्य प्रश्नों के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हर महीने का करंट मैं एक हफ्ते का करंट करके ग्रुप पे देता जाऊंगा, जहाँ पे आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक बार फिर से, अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आगामी 13 जून से हम लोगों का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है नया। उसका टाइमिंग सुबह 9 से 10:30 बजे है। इसके अलावा एक पूरा टाइम टेबल शेड्यूल किया है हम लोगों ने पूरे दिन का, जिसमें हम लोग ऑनलाइन वीडियोस अपने डालेंगे हर सब्जेक्ट पर, लगभग हर दिन। तो अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो कॉल करें या व्हाट्सएप करें 9598893358 पर। ठीक, ओके फ्रेंड, गुड बाय।